फ्यूम आर्मर्स ने धीरे धीरे फ्यूम कैथेड्रल में मौजूद सभी राक्षसों का वध कर दिया। उन्हें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी और वे अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे बस अपने नए स्वामी के आदेशों का पालन कर रहे थे। धीरे धीरे ओस्कर, एरला और अन्य लोगों को समझ में आ गया कि प्लेग रीपर की योजना क्या थी। ये राक्षस इतना घमंडी था कि वह जीत हासिल करने के लिए दूसरों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आमतौर पर अहंकार समस्याओं और असफलताओं का कारण बनता है, लेकिन प्लेग रीपर के लिए यह कोई खतरा नहीं था। वह बहुत ताकतवर था, फ्यूम आर्मर या राक्षसों से थोड़ी मदद भी महत्वहीन थी। वास्तव में वह उन सभी राक्षसों को कुछ सेकंड में मार सकता था, ये देखते हुए कि वे एक बंद जगह में बंद थे। वह शायद फैंटम के साथ भी ऐसा ही करता, लेकिन ओसाना की क्षमता ने उन्हें सुरक्षित रखा, इसलिए वह सिर्फ काली हवा फैलाकर उन्हें नहीं मार सकता था जैसा उसने पहले फॉग हंटर के साथ किया था। प्लेग रीपर एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहता था। केवल इसी तरह टॉप 1, जो पूरे खतरे के स्तर में सबसे ऊपर का राक्षस है, को वह संतुष्टि मिल सकती थी जिसकी उसे चाह थी। इस समय मिशन विभाग और सेना गोल्डन लाइट स्क्वाड के संचालकों से नई जानकारी प्राप्त कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आखिरकार प्लेग रीपर के प्रकट होने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। हालांकि वे शायद ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि एडम और अन्य लोगों के फ्यूम कैथेड्रल जाने से पहले ही डगलस और सैन्य विभाग को एहसास हो गया था कि प्लेग रीपर उनकी ओर बढ़ रहा था। डेडलैंड्स में लगभग कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां लड़ाकू विमान न पहुंच सके, खासकर अगर उनके पास एक मजबूत फैंटम हो। उस स्थिति में पायलट को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि फैंटम उन्हें और लड़ाकू विमान की रक्षा के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि प्लेग रीपर ने सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो। उसने फ्यूम कैथेड्रल की ओर जाने का फैसला किया जब उसने महसूस किया कि स्कारलेट पायरोमेंसर, ग्रे स्टॉकर और अजीबोगरीब आभा वाले फैंटम का एक समूह उस जगह के पास दिखाई दिया था। इसके अलावा इससे पहले भी उसे आश्चर्य हुआ कि वहां क्या हो रहा था, क्योंकि स्थानिक विसंगति कई बार सक्रिय हुई थी। प्लेग रीपर किसी भी ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करने में अच्छा था, इसलिए उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या हो रहा था। प्लेग रीपर एक अनुभवी राक्षस था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि K3 फैंटम जल्द ही कमज़ोर फैंटम की मदद के लिए आएगा। यहाँ तक कि प्लेग रीपर भी इतनी ताकतवर प्राणी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रकार प्लेग रीपर ने मृत्यु ऊर्जा से संतृप्त काली हवा की एक बड़ी मात्रा को छोड़ा, जिससे उन काले बादलों को ऊपर की ओर निर्देशित किया गया। वे रात के आकाश में घुल मिल गए और लगभग अदृश्य हो गए। बेशक K3 फैंटम ऐसी किसी चीज़ से नहीं मरेगा, लेकिन पायलट के लिए ये जानलेवा था। स्थिति के विकसित होने और प्लेग रीपर के फ्यूम कैथेड्रल तक पहुंचने में लगने वाले समय में काली हवा फैल चुकी थी, जो पहले से ही फॉलन क्रिप्ट के इस हिस्से में काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। ज्यादातर राक्षसों के विपरीत जो उच्च स्तर के क्षेत्रों में जाने से डरते थे, प्लेग रीपर को ऐसा कोई डर नहीं था। वह पर्पल थरेट लेवल राक्षस होने के बावजूद आसानी से फॉलन क्रिप्ट से होकर यात्रा कर सकता था। हल्के पीले रंग के राक्षस जो उसका सामना करते थे उसे भगा नहीं पाते थे, वे ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे और अधिकतर मामलों में मुठभेड़ के कुछ सेकंड के भीतर ही मर जाते थे। इस प्रकार प्लेग रीपर गोल्डन लाइट स्क्वाड की तुलना में इस स्थान से अधिक परिचित था और वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे क्या करना है ताकि कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप न कर सके, न तो घर से प्रेत और न ही फॉलन क्रिप्ट के सुदूर क्षेत्रों से राक्षस। आखिरकार फॉलन क्रिप्ट में पर्याप्त राक्षस थे जो प्लेग रीपर को हरा सकते थे, वे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में थे। अरे प्लेग रीपर, वह K1 फैंटम्स का सामना करने वाला सबसे बुरा व्यक्ति है। इसके अलावा ये रात में लाइट येलो एरिया में हुआ और उसने ठीक से तैयारी की थी। धिक्कार है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वे शायद मर जाएंगे। एडम और ओसाना को खोना विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होगा, उन दोनों का भविष्य उज्ज्वल है। डगलस ने बड़ी भौहें सिकोड़कर सोचा। बीच बीच में वह फर्श पर अपना पैर थपथपाते और स्क्रीन पर नजर डालते, जहां उनके NEP से कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थीं। डगलस और कर्मचारी स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि कैसे प्लेग रीपर फ्यूम थ्रोन के सामने खड़ा था, कैसे फ्यूम आर्मर्स ने राक्षसों को मवेशियों की तरह मार डाला और लेरो, एरला और ओस्कर कितने चिंतित थे। ज्यादातर फैंटम को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन NEP फैंटम की हृदय गति के बारे में जानकारी दे रहे थे। और सबसे शांत कैट्रिन और ओसाना थीं। एडम की हृदय गति बढ़ गई थी, लेकिन लेरो, एरला और ओस्कर की तरह डर या उत्तेजना से नहीं, बल्कि उत्साह से। पहले उसे प्लेग रीपर की ताकत से डर लगता था, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी शारीरिक क्षमताएं वृद्धि के साथ ऐसे प्रतिद्वंद्वी से अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थीं। डगलस ने सोचा कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा भेजा गया लड़ाकू विमान सही जगह के करीब नहीं पहुंच पाया। बेशक K3 फैंटम नीचे उतर सकता था और पैदल जा सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि प्लेग रीपर ने अपनी काली हवा से कितना बड़ा क्षेत्र कवर किया था, इसमें बहुत समय लगेगा।
जबकि सैन्य और मिशन विभाग के कर्मचारी चिंतित थे और विकल्पों की तलाश कर रहे थे, और गोल्डन लाइट स्क्वाड अपने स्तर के सबसे मजबूत राक्षस से लड़ने की तैयारी कर रहा था, कोई व्यक्ति कुछ पूरी तरह से तुच्छ काम कर रहा था। क्रैकल, दबाव के कारण कांच टूट गया, जिससे थोड़ा पानी बाहर निकल गया जो तुरंत ही गिरे हुए कांच के टुकड़ों के पास स्थित सिंक में टपक गया। अरे, ये तो तीसरा है, मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा, नेसा ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया। वह मिरेकल ऑब्जर्वेटरी के शीर्ष पर थी, तकनीकी रूप से यह उसका और मैग्नस का घर था जहां वे रहते थे, अक्सर कुछ न कुछ मामूली काम करते रहते थे, खासकर हाल ही में। नेसा ने साधारण घरेलू कपड़े पहने हुए थे, साथ ही एक एप्रन भी पहना हुआ था जो पहले से ही काफी गंदा था। उसने खाना बनाया, लेकिन यह उसके लिए एक अभ्यास था, क्योंकि वह अभी तक अपनी नई शक्तियों के लिए अभ्यस्त नहीं हुई थी। मैग्नस पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ, विचारमग्न भाव से टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था। यह इतना कठिन क्यों है? नेसा ने भारी सांस लेते हुए टूटे हुए गिलास, मुड़े हुए चाकुओं, 2 मुड़े हुए बर्तनों और कई अन्य चीजों पर नजर डाली जो उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकती थीं। फिर वह मैग्नस की ओर मुड़ी। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि मुझे ये करना चाहिए? ये पिज्जा बनाना टॉप 10 राक्षस को मारने से भी ज्यादा कठिन है, नेसा ने चिढ़कर कहा। हालांकि मैग्नस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसका मतलब था कि उसे जारी रखना था, भले ही उसे ऐसा करने का बिल्कुल भी मन न हो। चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, नेसा मैग्नस के फैसलों को चुनौती नहीं देने वाली थी। इसके अलावा उसे खुद भी एहसास हुआ कि यह महत्वपूर्ण था। राक्षस की खोपड़ी तोड़ने या हमले से बचने के लिए बस गति और ताकत की जरूरत थी, उसके पास ये सब पर्याप्त से अधिक था। लेकिन एक साधारण नर्म धातु के चाकू से छोटे जैतून को टुकड़ों में काटने के लिए सटीकता और अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी। कुछ घंटों में वह केवल सामग्री काट सकती थी और आटा तैयार कर सकती थी, उसके लिए अभी भी कई कठिन कार्य थे। हालांकि एक सामान्य व्यक्ति जल्दी से आटा गूंथ लेता और सामग्री को सॉस के साथ फैला देता। खैर, ऐसा लगता है कि हमें अपना दिन स्थगित करना पड़ेगा, मैग्नस ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। क्या? नेसा ने इस उम्मीद से भौहें उठाईं कि उसके लिए कोई और दिलचस्प काम आ गया है। चलो चलें, मैग्नस ने अपना लाल कोट पहनते हुए कहा। नेसा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। कहाँ जाना है? मैग्नस बुरी तरह हंसा। एडम की मदद करने और शीर्ष एक बैंगनी खतरा स्तर राक्षस से लड़ने के लिए। कदम कदम कदम, डगलस के पास, जो उस विशाल हॉल के बीच में खड़ा था जहां दर्जनों लोग काम कर रहे थे, वह लड़की दौड़ी हुई आई जिसने उसे पहले बताया था कि एडम, कैटरीन और गोल्डन लाइट स्क्वाड के साथ क्या हुआ था। पिछली बार की तरह वह जल्दी में थी और उसकी आंखों को देखकर पता चल रहा था कि कोई जरूरी काम है। मिस्टर डगलस, लड़की ने आश्चर्य से कहा, उसके छोटे भूरे बालों के सिरे कांप रहे थे, उसकी नीली आंखों के सामने घूम रहे थे। तभी वह अचानक रुकी और झुक गई। टिया, क्या फिर से कुछ हुआ है? इस रात बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। डगलस ने भौहें सिकोड़ लीं, एक बार फिर बुरी खबर की उम्मीद में। लड़की ने अपना सिर हिलाया, सांस लेने की कोशिश करते हुए वह जल्दी से जल्दी खबर देने के लिए यहां दौड़ी। श्री मैग्नस आपसे मिलना चाहेंगे। डगलस ने असमंजस में अपनी भौहें उठाईं। मैग्नस, इस समय वह पागल आदमी क्या चाहता है? यह विचार डगलस के दिमाग में तेजी से आया। फिर उसने सिर हिलाया। उससे मिलने का समय ले लो, मुझे लगता है कि मैं उससे मिलने के लिए दूसरे दिन कुछ खाली समय निकाल सकता हूं। डगलस ने हाथ हिलाया। टिया ने अपने होंठ काटे, उसने दूसरी तरफ देखा। ये स्पष्ट था कि उसे नहीं पता था कि उसे इस स्थिति में कैसे पेश आना चाहिए। टिया, क्या कुछ गड़बड़ है? डगलस हैरान था, वह समझ गया कि टिया घबराई हुई है। बस, मिस्टर मैग्नस पहले से ही यहाँ हैं, मैं उनसे इंतजार करने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन वे तो अंदर चले आए। डगलस की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने सिर हिलाया। अगर मैग्नस इतना दृढ़ था तो यह कोई महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, अब मैं चला जाऊंगा, यहाँ रुको और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे बता देना, डगलस ने आत्मविश्वास से कहा, आगे बढ़ा और अपने शक्तिशाली हाथ से टिया के कंधे को छुआ। जरूर, टिया ने उत्साह से कहा। कदम कदम कदम। डगलस जब दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोला तो उसके दबे कदमों की आवाज खाली गलियारे में फैल गई। अंदर उसने देखा कि मैग्नस आराम से टेबल पर पैर रखे बैठा है। उसके सामने एक कप गर्म चाय और कुछ कुकीज रखी थीं जिन्हें उसने छुआ तक नहीं। यदि एक साधारण व्यक्ति ने फोर्ट नॉर्टन में डगलस से मिलते समय इस तरह का व्यवहार किया होता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे, लेकिन मैग्नस ऐसी लापरवाही बर्दाश्त कर सकता था। डेस्क के बगल में 3 अन्य कुर्सियां खाली थीं, जो अजीब था क्योंकि मैग्नस के पीछे नेसा खड़ी थी। अब वह अपने कार्यालय के कपड़ों में थी जो वह मिरेकल वैधशाला में काम करते समय हमेशा पहनती थी। मिस्टर डगलस, शुभ संध्या, नेसा ने आदरपूर्वक कहा और झुककर प्रणाम किया। डगलस ने कुछ नहीं कहा, वह केवल एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और नेसा की ओर एक शांत नजर डाली।
अच्छा अच्छा, मेरे लिए कितना सम्मान, एक ऐसे व्यक्ति के लिए कितना सरल और शालीन वस्त्र जो मुझे लकड़ी की तरह दो टुकड़ों में तोड़ सकता है। डगलस ने गहरी सांस ली। मैग्नस और नेसा को उसकी बातों से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर है, डगलस उन लोगों में से एक था जो जानता था कि नेसा असल में कौन थी। मैं तुम पर कभी हमला नहीं करूंगी, यह अस्वीकार्य है, नेसा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हाँ, क्या होगा अगर मैग्नस ने तुम्हें आदेश दिया होता? डगलस ने मुस्कुराते हुए कहा। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ काट लिए। वह उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते थे? तुम्हारे बिना मेरे पास वास्तव में ढेर सारी समस्याएं हैं। एडम, कैटरिन और गोल्डन लाइट स्क्वाड इस समय एक वास्तविक संकट में हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, डगलस ने गंभीरता से कहा, अपनी शक्तिशाली छाती पर अपनी बाहें क्रॉस करके। मैग्नस ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेसा वहाँ जाए और प्लेग रीपर को हराने में उनकी मदद करे। डगलस ने अपनी आंखें सिकोड़कर सिर झुकाया। उसे आश्चर्य हुआ, सुझाव से नहीं, बल्कि इस बात से कि मैग्नस को यह एहसास नहीं था कि यह असंभव था। तुम्हें लगता है कि हमने अभी तक उन्हें मदद नहीं भेजी है? हमने बहुत समय पहले भेजी थी, लेकिन प्लेग रीपर ने उसका ख्याल रखा। कोई भी लड़ाकू पायलट सुरक्षित रूप से फ्यूम कैथेड्रल के करीब नहीं पहुंच सकता, ये संभव ही नहीं है। डगलस ने भारी आह भरते हुए अपना हाथ हिलाया। मैग्नस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन मैं SH-01 का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नेसा SH-01 पर उड़े, मैग्नस ने कहा, जिससे डगलस और भी अधिक उदास हो गया। मजाक करना बंद करो, वह घमंडी कुतिया हमें इस क्षमता के मिशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने देगी। मैं उसके साथ खिलवाड़ भी नहीं करूंगा, वह हमेशा की तरह बस मना कर देगी, डगलस ने चिढ़कर कहा। मैग्नस ने पूरी तरह शांत रहते हुए हल्का सा सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ। बस मुझे अवसर और अनुमति दीजिए। अपनी प्रयोगशाला की सीमाओं के भीतर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सैन्य और मिशन विभाग की योजनाओं को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है, मैग्नस ने हंसते हुए कहा, जिससे डगलस के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। डगलस ने नेसा की तरफ देखा। बाहर से वह ठंडी और शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। डगलस ने इसे आसानी से पहचान लिया। उसके बारे में क्या? जहां तक मुझे पता है, एडम ने उसकी असली पहचान देख ली है, लेकिन अन्य फैंटम इसके बारे में नहीं जान सकते, डगलस ने गंभीरता से कहा। वह कैटरिन, ओसाना और अन्य लोगों को उस संकर के अस्तित्व के बारे में नहीं बता सकता था, जो पूरे गढ़ में एकमात्र था। ये रहस्य नेचुरल बॉर्न फैंटम्स के बारे में जानकारी से कहीं अधिक गंभीर था। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया। इस बारे में चिंता मत करो। हाल की घटनाओं के बाद अगर लड़ाई गंभीर है तो नेसा कुछ ऐसा दिखाने में सक्षम होगी जिससे दूसरों को लगेगा कि यह उसकी क्षमता है। हम बस उसकी कलाई पर NEP लगा देंगे। डगलस ने मैग्नस को गौर से देखा और सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि मैग्नस दूसरे फैंटम को इस बारे में नहीं बताएगा। डगलस नेसा से अधिक उनके बारे में चिंतित था। वह जानता था कि यदि एडम के अलावा गोल्डन लाइट स्क्वाड में से किसी को भी पता चल गया कि नेसा कोई फैंटम नहीं है, तो मैग्नस इसे गुप्त रखने के लिए जल्दी से उन सभी को मारने का कोई रास्ता खोज लेगा। और भी, मेरे पास उसके लिए एक नकली फैंटम प्रोफाइल है, ताकि उनके ऑपरेटर कुछ भी अनुमान न लगा सकें। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए एक फ्लैश ड्राइव दिखाया। उसने एक छोटा काला बॉक्स भी निकाला। इससे पहले कि डगलस कुछ कह पाता, मैग्नस ने बॉक्स खोला, जिसमें एक साधारण राक्षसी नुकीले कान की बाली थी, जो स्पष्ट रूप से एक सजावटी वस्तु थी। यह एक शक्तिशाली राक्षस के नुकीले दांत के टुकड़े से बना है, इसलिए ये टूटेगा नहीं। आधिकारिक तौर पर ये नेसा का नेक्सस है, जो उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है अगर वह चाहे। जरूर, ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन सिर्फ हम ही इसके बारे में जान पाएंगे। मैग्नस की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। डगलस ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अगर तुम उसे हमारी मदद करने के लिए राजी कर सको तो ठीक रहेगा। मैग्नस ने सिर हिलाया और बाहर की ओर बढ़ने लगा, तथा नेसा को अपने पीछे आने का इशारा किया। यह उनकी जिज्ञासा और नेसा की गोल्डन लाइट स्क्वाड के भाग्य को बदलने के लिए लड़ने की इच्छा का समय था। डगलस फोर्ट नॉर्टन के एक निकास द्वार पर अपनी बाहें छाती पर रखे हुए खड़ा था और उस काली कार को देख रहा था जिसकी ओर मैग्नस और नेसा जा रहे थे। नेसा ने मैग्नस के लिए दरवाजा खोला, फिर उसे बंद कर दिया और डगलस की ओर मुड़ी और स्वयं कार में बैठने से पहले झुककर प्रणाम किया। अच्छा, यह अच्छी बात है कि मैग्नस ने बीच में आने का फैसला किया, लेकिन क्या उसके पास उस घमंडी लड़की को मनाने का कोई तरीका है? डगलस ने जाते हुए कार की ओर ध्यान से देखते हुए कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेसा बच सकती है, मैग्नस उसका ख्याल रखेगा, लेकिन मुझे संदेह है कि उसे बाकी फैंटम्स की जिंदगी की परवाह है। डगलस ने भारी भौहें से कुढ़ी, अपना सिर उठाया और रात के आसमान को देखा जो ढेर सारे तारों से ढका हुआ था।
मैग्नस और नेसा कहाँ जा रहे थे? खैर, वे सीधे वेधशाला जा रहे थे, लेकिन अपने नहीं। मैग्नस, ज़ेफिर और एडेन हैंक के अलावा गढ़ में और भी स्वतंत्र वैज्ञानिक थे और परिणामस्वरूप वेधशालाएं। पिताजी, आपने मुझे आत्मविश्वास से काम लेने को कहा था, लेकिन ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। हालांकि मुझे लगा कि यह हमारी वेधशाला है जो किसी को भी डरा देगी। नेसा ने गले में कुछ अटकते हुए कहा। मैग्नस मुस्कुराया, कार से बाहर निकला और विश्वास भरी नज़रों से उस विशाल संरचना की ओर देखने लगा। उनके सामने एक असली स्टील का महल था, जिसमें ऊंची चौकोर मीनारें थीं, जिनकी नुकीली चोटियां आसमान तक पहुंच रही थीं। इस वेधशाला के मुख्य भवन के चारों ओर सैन्य विषयों से संबंधित विभिन्न लौह प्रतिमाएं थीं। ये वेधशाला के विकास के मॉडल थे, साथ ही वे परियोजनाएं भी थीं जिन्हें साकार नहीं किया जा सका या रद्द कर दिया गया। इनमें पिस्तौल से लेकर सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्नाइपर राइफलों से लेकर असली तोपों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों तक के साधारण हथियार शामिल थे। चूंकि वे नकली थे, सिर्फ प्रतिकृतियां, इसलिए उनका आकार असली मॉडल से कई गुना छोटा था। मुख्य इमारत एक पूर्ण घनाकार इमारत थी जो चारों तरफ से स्टील से ढकी हुई थी। इमारत की छत से बड़े बड़े लोहे के खंभे निकले हुए थे, जिनके बीच समय समय पर बिजली प्रवाहित होती रहती थी, या तो अंदर लगे जनरेटर से या कभी कभी वहां गिरने वाली बिजली से। लौह वेधशाला में आपका स्वागत है, मैग्नस ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मानो ये किसी अन्य वैज्ञानिक की नहीं बल्कि उसकी अपनी वेधशाला हो। नेसा ने सावधानी से कदम आगे बढ़ाया और चारों ओर देखा। वह चमत्कार वेधशाला की आदि थी। आखिरकार वह उसका घर बन गया था, लेकिन लौह वेधशाला ने उसे रोमांचित कर दिया। लौह वेधशाला किलों में से एक, फोर्ट फेरेनो से जुड़ी हुई थी। ये किला गढ़ के दक्षिण की ओर था। आयरन ऑब्जर्वेटरी फोर्ट फेरेनो से काफ़ी दूर थी, लेकिन वे एक विशाल भूमिगत सुरंग से जुड़े हुए थे, जो इतनी चौड़ी थी कि उसमें गोला बारूद के बक्से, टैंक और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी रखे जा सकते थे। ऐसा विशेष रूप से आयरन ऑब्जर्वेटरी के लिए किया गया था, क्योंकि उस स्थान की प्रकृति ऐसी थी कि नए सफल और स्वीकृत डिज़ाइन सीधे परीक्षण के लिए सेना के पास भेजे जा सकें। पिताजी, वे इस वेधशाला में क्या करते हैं? नेसा ने जिज्ञासा और आवाज़ में थोड़ा डर भरकर पूछा। वह जानती थी कि मैग्नस की प्रयोगशाला में कभी कभी क्या गड़बड़ियां होती थीं, क्योंकि वह स्वयं भी इसमें शामिल रह चुकी थी, इसलिए वह ये कल्पना करने से भी डरती थी कि यहाँ किस प्रकार के प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, आज हमारे पास इतना कम समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता न सकूं। हालांकि मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही फिर से यहाँ आना होगा, शायद एडम और सिल्वाना के साथ। मैग्नस ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से नेसा से ज्यादा जानता था और जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। नेसा ने उसे हैरानी से देखा, वह इस जगह के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया। वह क्षण जब एडम और सिल्वाना को यहाँ आना होगा, वह बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी यह उनके बारे में नहीं है, मैग्नस ने कहा और विशाल लोहे के गेट की ओर बढ़। मैग्नस ने आगे कहा, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके होंगे, आयरन ऑब्जर्वेटरी नई सैन्य तकनीक, हथियार और उपकरण विकसित करने में व्यस्त है। निश्चित रूप से विकास विभाग यही करता है, लेकिन आयरन ऑब्जर्वेटरी वही करती है जो वे चाहते हैं और जोखिम भरी परियोजनाओं पर काम करती है। तभी मैग्नस ने नेसा पर एक नज़र डाली। आप जानते हैं कि सेना को पहले एक्सोस्केलेटन मिल चुके हैं और वे उन्हें मिशनों में सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, है न? सार्वजनिक प्रस्तुति स्कारलेट लाइट मेले में आयोजित की गई थी। हालांकि समस्याओं के बिना नहीं, 3 सैन्य पुरुष एक वाइट ट्रीट लेवल राक्षस को हराने में सक्षम थे। नेसा ने सिर हिलाया। उसके लिए इतनी ताकतवर राक्षस को मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह गढ़ के लिए एक वास्तविक छलांग थी। एक्सोस्केलेटन और FN झूठे नेक्सस की रिहाई के बाद सेना के पास राक्षसों से लड़ने का एक वास्तविक अवसर था। तो आधिकारिक तौर पर इन एक्सोस्केलेटन का आविष्कार विकास विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तव में ये सब आयरन ऑब्जर्वेटरी में बनाया गया था। मैग्नस ने गेट के सामने रुकते हुए गंभीरता से कहा, मेरे बगल में खड़े रहो। जब हम उससे मिलें तो कुछ मत कहना या उसे नाराज मत करना। हम चाहते हैं कि वह हमारी और आपकी फ्यूम कैथेड्रल जाने में मदद करे, न कि क्रूर अस्वीकृति में। मैग्नस की आवाज़ सख्त और आत्मविश्वास से भरी थी, जो आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नेसा ने उसके कहे अनुसार सिर हिलाया। शीघ्र ही एक तेज चरमराहट के साथ द्वार हिलने लगा, मानो खुलने को तैयार न हो, और उसमें से आतिथ्य का लेशमात्र भी आभास न होते हुए केवल शत्रुता का भाव झलक रहा था। फिर भी जल्द ही रास्ता साफ हो गया, जिससे वे आगे बढ़ सके। मैग्नस ने बिना किसी परेशानी के गेट पार कर लिया, लेकिन यहाँ नेसा ने ऐसा करने की कोशिश की। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, दीवारों और जमीन से कई बुर्ज उभरे, जो सीधे नेसा पर निशाना साध रहे थे। बेशक मैग्नस के पास वही रक्षा प्रणाली थी जो एडम और सिल्वाना ने अनुभव की थी जब वे पहली बार मिरेकल ऑब्जर्वेटरी में आए थे। लेकिन भले ही वहां केवल 4 बुर्ज थे, नेसा को उनसे वास्तविक खतरा महसूस हुआ।
बुर्ज बहुत बड़े थे, जिनमें लंबे थूथन थे और उनमें लगी नलिकाएं मोटी प्लाज्मा प्रवाहित करती थीं। बकवास, यह क्या है? क्या इन बुर्जों में दीवारों पर लगी तोपों जितनी ही ताकत है? हालांकि, नेसा, शांत हो जाओ, अगर ऐसा है भी, तो भी उनका अधिकतम ग्रीन थ्रेट लेवल राक्षस है। वे सभी मेरे खिलाफ बेकार हैं। नेसा ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए सोचा। वास्तविक खतरे को भांपकर उसने सहज रूप से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ये दृश्य देखकर मैग्नस ने आंखें घुमाईं और एक बुर्ज के पास चला गया। उसने तोप के थूथन को अपनी हथेली से ढक लिया, ये दिखाते हुए कि अगर गोली चलाई गई तो वह भी घायल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद, मानो अपनी शंकाओं पर काबू पाकर, बुर्ज अपने अपने कक्षों में लौट गए और उनके रास्ते से गायब हो गए। यह क्या था? ये बुर्ज क्या हैं? नेसा ने सांस रोककर कहा। मैग्नस ने गहरी सांस ली। यह एक बचाव है जो उसने सालों पहले बनाया था। गढ़ की दीवारों पर ऐसे कोई बुर्ज नहीं है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे पर्याप्त अच्छे हैं और यह एक तैयार उत्पाद नहीं है। वह थोड़ी पूर्णतावादी है, आप जानते हैं। मैग्नस ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाकर हाथ हिलाया। चलो, हम जितना अधिक समय बर्बाद करेंगे, हमारे लिए सही परिणाम प्राप्त करने की संभावना उतनी ही कम होगी। आप एडम की मदद करना चाहते हैं और शीर्ष एक से लड़ना चाहते हैं, है ना? नेसा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मैं सिर्फ लड़ाई के लिए सहमत हो रही हूं। मैं उसकी मदद करना अपना मुख्य लक्ष्य नहीं बनाती। नेसा ने दांत पीसते हुए कहा। वह एडम को अपना दुश्मन नहीं मानती थी, वह उसकी आभारी थी क्योंकि उसकी बदौलत वह नई ताकत और ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम थी, हालांकि सीमित तरीके से। लेकिन उसके लिए वह कोई दोस्त या साथी नहीं था, बल्कि एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था जिसके साथ वह दोबारा मुकाबला करना चाहती थी। इस समय लौ वेधशाला के स्वामी मॉनिटर के माध्यम से उन्हें देख रहे थे। अंधेरे में केवल एक संतुष्ट मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए लौ वेधशाला में कोई भी कर्मचारी या वैज्ञानिक नहीं थे। वे सभी अपने घरों में जाकर गहरी नींद में सो रहे थे तथा गढ़ के लाभ के लिए अपने अनुसंधान और प्रयोगों को जारी रखने के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि मिरेकल ऑब्जर्वेटरी की तरह, जहां मैग्नस का घर सबसे ऊपर स्थित था, आयरन ऑब्जर्वेटरी का मालिक इतनी देर रात भी यहां मौजूद था। पिताजी, आपने एक महिला का कई बार उल्लेख किया है, क्या वह लौ वेधशाला की प्रमुख है? नेसा ने उत्साह से पूछा। अपनी स्थिति और इस तथ्य के बावजूद कि वह आधिकारिक तौर पर मैग्नस की सहायक थी, ये पहली बार था जब वह आयरन ऑब्जर्वेटरी में आई थी। उसे पहले कभी यहां आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था क्योंकि नेसा ने अपना पूरा बचपन चमत्कार वेधशाला के बंद हिस्से में बिताया था, जहां वह अपने पशु स्वभाव को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब वह अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ वयस्क हो गई तो उसने मैग्नस की मदद की, अध्ययन किया और प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा स्वतंत्र वैज्ञानिकों को शायद ही कभी एक दूसरे से मिलने की जरूरत पड़ती थी। वे सभी अलग अलग काम कर रहे थे, व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से असंबद्ध। हाँ, वह पहले से ही जानती है कि हम यहाँ हैं और हमें देख रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, चुप रहो और दिखावा करो कि तुम मेरी परछाई हो। मैग्नस ने एक बार फिर अपनी चेतावनी दोहराई। नेसा को यह नहीं पता था कि आयरन ऑब्जर्वेटरी का प्रमुख इतना खतरनाक क्यों है, लेकिन वह जानती थी कि उसके साथ बातचीत करना मुश्किल होगा। कदम कदम कदम, मैग्नस आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था, जबकि नेसा सावधानी से उसके पीछे चल रही थी। उसके कदम लगभग अश्रव्य, साफ सुथरे और बिल्ली की तरह अदृश्य थे। मैग्नस के बारे में क्या? खैर, वह जोर जोर से पैर पटकने लगा। उसके कदमों की गूंज उस चौड़े गलियारे में गूंज रही थी जो असामान्य डिजाइनों के संग्रहालय का हिस्सा लग रहा था। नेसा की नज़र एक असामान्य यांत्रिक हाथ पर पड़ी। नहीं, यह एक पंजे जैसा था जिसमें नुकीले ब्लेड थे जो पंजों की नकल करते थे। यह मानव आकार का था और एक स्टैंड पर लगा हुआ था। मैग्नस को स्पष्ट रूप से पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन जल्द ही उसे रुकना पड़ा और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। धप धप धप, एक जोरदार आवाज के साथ छत पर लगे लैंप जल उठे और फर्श पर प्रकाश की लहरें फैलने लगीं, मानो कोई रंगमंच का मंच हो। उसी समय एक आकृति कोने से निकलकर अंत में आत्मविश्वास से खड़ी हो गई। जल्द ही आखिरी लैंप का समय आ गया जो उस छाया के ठीक ऊपर था जो अभी भी छाया में था। नेसा ने अपनी आंखें सिकुड़कर अपनी तेज जानवर जैसी दृष्टि से ये देखने की कोशिश की कि वह कौन है। आम इंसानों से अलग, अंधेरा उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। खैर, उसे सब कुछ विस्तार से देखने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि तेज रोशनी से पता चल जाए कि अंधेरे में कौन छिपा है। नेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो देखा वह स्पष्ट रूप से वह नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। गलियारे के अंत में एक मध्यम कद की लड़की खड़ी थी, जिसके बाल गुलाबी थे तथा उसकी दो लंबी चोटियां धनुष के आकार में मुड़ी हुई थीं। लड़की की आंखें असामान्य रूप से चमकीली नीली थीं, जो कि एक्वामरीन रंग की थीं, जो कि मनुष्यों का प्राकृतिक रंग नहीं है। उसने एक लंबा सफ़ेद कोट पहना हुआ था, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। ये काफ़ी मोटा था और मुश्किल से दिखाई देने वाली सुरक्षात्मक प्लेटों से ढका हुआ था जो राक्षसों के तराजू की नकल कर रहे थे।
उसके पैरों में ऊंचे जूते थे जो उसकी ऊंचाई में कम से कम 5 सेंटीमीटर जोड़ते थे। हालांकि वह मैग्नस और नेसा से काफ़ी छोटी थी, जो महिलाओं के लिए बहुत लंबे कद के थे। उसकी त्वचा थोड़ी पीली थी और थोड़ी कृत्रिम लग रही थी क्योंकि वह बहुत ही उत्तम, चिकनी और मुलायम थी और उसके चेहरे पर सुंदर विशेषताएं थीं। नेसा ने सांस रोककर सांस ली, उसकी आंखों में भ्रम भर गया। उसने डगलस और मैग्नस को इस लड़की के बारे में बात करते हुए सुना था, इसलिए उसने कल्पना की कि लौ वेधशाला की प्रमुख एक कठोर मध्यम आयु वर्ग की महिला रही होगी, जिसका दिमाग तेज और सिद्धांत दृढ़ थे तथा जो आत्मविश्वास और अनुशासन से भरपूर थी। हालांकि उनके सामने खड़ी लड़की एक छात्रा की तरह लग रही थी जो कल की रसायन विज्ञान की कक्षा में एक प्रयोग की तैयारी कर रही थी। कदम कदम कदम, लड़की आगे बढ़ी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ मैग्नस की ओर देखने लगी। फिर वह रुक गई और उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। नेसा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह हर पल उनके बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बीच में उनकी आंखों से बिजली निकलकर एक दूसरे से टकरा रही हो। मैग्नस, मेरी पसंदीदा मीठी रोटी, लड़की ने मैग्नस पर कूदने से पहले कहा। मैग्नस ने उसे पकड़ लिया, उसे अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लटकाने में कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि वह एक प्रशंसक या बल्कि एक प्रेमी की तरह प्रसन्न मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। नेसा का जबड़ा खुल गया, अगर मौका मिलता तो वह जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती। उसने इसके अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। इस मुठभेड़ के बारे में उसके विचार में ये पूरी तरह से बेमेल था। नेसा, रेफेसा अल्हेम से मिलिए, स्वतंत्र वैज्ञानिक और आयरन ऑब्जर्वेटरी की प्रमुख, मैग्नस ने विनम्रता से कहा, और रेफेसा के गालों को इस तरह खींचने लगा मानो वह कोई मुलायम खिलौना हो। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, नेसा ने आंखें खुली रखते हुए कहा। अचानक रेफेसा ने भारी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आंखें ठंडी और कठोर हो गईं। उसने अपनी सख्त निगाहें नेसा पर टिका दीं। अरे दुष्ट कुतिया, क्या तुम्हें अपने बड़ों को संबोधित करने के तरीके नहीं सिखाए गए हैं? अब झुको और सम्मान दिखाओ, रेफेसा ने आदेश दिया। नेसा ने झिझकते हुए रेफेसा के कहे अनुसार जल्दी से काम किया। उसे अजीब लगा, ऐसा लग रहा था कि रेफेसा की आवाज़ में जादुई शक्तियां थीं। माफ़ कीजिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई श्रीमती रेफेसा, नेसा ने सिर झुकाया। पिछली बार जब उसने अपने ऊपर ऐसी शक्ति महसूस की थी तो वह सिर्फ मैग्नस से ही थी। उसका शरीर अपने आप हिल रहा था। अरे मेरी बेटी पर इतना सख्त मत बनो, मैग्नस ने धीरे से कहा और रेफेसा को शांत किया। ठीक है, रेफेसा ने नाक भान सिकोड़ी। नेसा ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए गहरी सांस ली। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ अजीब सुना है। रुको, उसने कहा कि उसे सम्मान इसलिए देना चाहिए क्योंकि वह बड़ी है। वह 20 साल से कम की दिखती है। बहुत कम, नेसा ने मन ही मन कहा। मैग्नस मुस्कुराया। ओह नेसा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। रेफेसा के शब्दों में कुछ भी अजीब नहीं था, आखिरकार वह मुझसे कुछ साल बड़ी है। रेफेसा मुस्कुराया। नेसा के पसीने छूट गए, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कैसे संभव था। खैर, अब कोई बात नहीं। रेफेसा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? ज़रूर, माफ़ करें, लेकिन मैंने डगलस के साथ आपकी बातचीत सुन ली है। मेरे अपने तरीके हैं, आप जानते हैं, रेफेसा ने हंसते हुए कहा। मैग्नस ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, अब काम पर लग जाओ, मैग्नस ने कहा और आगे बढ़ गया। रेफेसा को अपनी बाहों में पकड़ लिया, जबकि रेफेसा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। नेसा मैग्नस और रेफेसा के पीछे पीछे चल रही थी, जबकि उसके मन में और भी कई सवाल उठ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि मैग्नस एक वयस्क व्यक्ति था। इसके अलावा वह पहले भी एक बार शादी कर चुका था और जाहिर है कि उसके जीवन में कई महिलाएं और रिश्ते थे। हालांकि वह रेफेसा से अपनी नज़रें नहीं हटा सकी, जिसने पहली नज़र में ही उनके बीच सीमाएं निर्धारित कर दी थी और तुरंत मैग्नस को अपने लिए ले लिया। वह एक ऐसी छात्रा की तरह लग रही थी जिसने अभी अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया हो, इतनी तुच्छ कि वह मैग्नस की संगति में 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगी और फिर टूटकर बिखर जाएगी या उसके लिए बहुत उबाऊ हो जाएगी। रुको, क्या मैं ईर्ष्यालु हूँ? नेसा ने मन ही मन कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी भावना को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह इस बात का सबसे सटीक वर्णन था कि उसके अंदर अभी क्या चल रहा था। लेकिन वह मैग्नस से एक महिला के रूप में ईर्ष्या नहीं कर रही थी, बल्कि एक बेटी के रूप में ईर्ष्या कर रही थी, जिसके पिता का ध्यान किसी और ने छीन लिया था। इसके अलावा पिताजी ने कहा कि रेफेसा उनसे कुछ साल बड़ी है, इसलिए उसकी उम्र 30 से ज़्यादा है। नहीं, क्या ये संभव है कि वह 40 से ज़्यादा हो? फिर वह कई गुना छोटी कैसे दिखती है? नेसा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीसते हुए कहा। रेफेसा ने ये देखा और हल्की हंसी उड़ाई। चिंता मत करो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैग्नस तुमसे ज़्यादा प्यार करता हो। हम दोनों में से मुझे ही ईर्ष्या होनी चाहिए, तुम्हें नहीं, रेफेसा ने मीठी आवाज़ में कहा, जिससे नेसा सिहर उठी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, मैं फ्यूम थ्रोन पर जाने की तैयारी कर रही हूँ।
एक युद्ध, बस यही मैं सोच सकती हूँ। नेसा ने छत की ओर देखते हुए जल्दी से उत्तर दिया, उसका चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया था। रेफेसा ने अपनी हथेली से अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैग्नस, आपकी बेटी को ज्यादा सामाजिक संपर्क की जरूरत है, वह बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं जानती। कोई भी बच्चा उससे ज्यादा विश्वसनीय झूठ बोल सकता है। मैग्नस ने सिर हिलाया और अचानक रेफेसा का चेहरा मजबूती से पकड़ लिया। हाँ, शायद तुम सही हो, लेकिन उसके सामने फिर कभी ऐसी बातें कहने की हिम्मत मत करना। मैग्नस ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत और दृढ़ थी, जिससे पता चल रहा था कि वह थोड़ा नाराज था। रेफेसा ने सीधे तौर पर दिखाया कि मैग्नस के मन में नेसा के लिए किस तरह की भावनाएं थीं। बेशक नेसा को ये पता था, लेकिन ये सुनना पूरी तरह से कुछ और ही था। क्लच, रेफेसा के छोटे हाथों ने मैग्नस की कलाई पकड़ ली, मानो उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश कर रही हो। हे, मेरे चेहरे को चोट पहुंचाने के बजाय तुम अपना गुस्सा यहाँ क्यों नहीं निकालते? रेफेसा ने पागल नज़र से मुस्कुराते हुए मैग्नस का हाथ अपनी पतली गर्दन पर ले गया। मैग्नस की आंखें बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई तथा उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। हे, तुम पागल कुतिया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? रेफेसा ने केवल गर्म हवा छोड़ी, पूरी तरह से शर्मिंदा नहीं, ऐसा लग रहा था कि शर्म उसके लिए अपरिचित थी। नेसा और भी ज्यादा शर्मा गई। उसे लगा कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था और जो कुछ हो रहा था उसे नहीं देखना चाहिए था। हालांकि मैग्नस को भी इसका एहसास था, इसलिए उसने जल्द ही रेफेसा को आश्वस्त किया, क्योंकि उसके विपरीत उसकी कोई सीमा नहीं थी और न ही चातुर्य की कोई समझ थी। नल, मैग्नस ने एक बटन दबाया, जिससे एक लिफ्ट आ गई जिसने उन्हें लौह वेधशाला की गहराई में पहुंचा दिया। तुम नेसा को इसका इस्तेमाल करने दोगे, है न? मैग्नस ने रेफेसा की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा, जिसका सिर अभी भी उसके कंधे पर था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह नहीं को जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करने वाला था, खासकर उस रास्ते के बाद जो वे पहले ही तय कर चुके थे। रेफेसा ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन सिर्फ एक बार। ईमानदारी से कहूं तो मैंने भी इस पर कदम रखने के बारे में सोचा था, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। रेफेसा ने शांत स्वर में कहा, जबकि वे नीचे की मंजिल पर जा रहे थे। मैग्नस ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। आप जानते हैं, हालांकि मैं एडेन हैंक नहीं हूं, लेकिन किसी भी गढ़ निवासी की तरह मुझे ये सुनिश्चित करने में रुचि है कि एक आशाजनक भविष्य वाले प्रेत जीवित रहें। रेफेसा ने केवल हल्की दिलचस्पी के साथ शांति से कहा। हाँ, क्या आप सचमुच एडम विंटर के बारे में बात कर रहे हैं? रेफेसा ने सिर हिलाया। ठीक है, वह मजबूत है। अगर वह आज बच सकता है और प्लेग रीपर को हरा सकता है, तो यह उसके इतिहास में एक योग्य मिसाल होगी। हालांकि मुझे गोल्डन लाइट स्क्वाड की एक लड़की में भी दिलचस्पी है। उसका नाम ओसाना है, उसके पास एक क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि यह आगे क्या बन सकती है और वह इसका उपयोग कैसे करेगी। मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब वह इस प्रेत के बारे में और अधिक जानना चाहता था कि क्या रेफेसा को उसकी क्षमताओं में कोई वास्तविक रुचि है। उन दोनों के बीच बहुत ही करीबी और असामान्य रिश्ता था, साथ ही उनकी स्थिति भी अलग थी, लेकिन उनकी सीमाएं भी थीं। रेफेसा ने मैग्नस के प्रयोगों की गहराई में झांकने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी उसने की। निश्चित रूप से रेफेसा को नेसा के बारे में पता था, ठीक उसी तरह जैसे मैग्नस को रेफेसा की कुछ अनोखी गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन यह उनके रहस्यों का केवल एक हिस्सा था। क्रैकल, लिफ्ट के दरवाजे खुले और वे एक विशाल हैंगर में पहुंच गए, जिसमें ट्रकों और हेलीकॉप्टरों से लेकर कई BH-01 लड़ाकू विमानों तक विभिन्न आकारों के सैकड़ों सैन्य वाहन रखे जा सकते थे। हालांकि आयरन ऑब्जर्वेटरी की यह निचली मंजिल गोदाम नहीं थी, किले इसी के लिए थे। यहीं पर रेफेसा ने अपने सबसे बेतुके विचार, परीक्षण और प्रयोगात्मक संस्करण और कुछ अस्थिर और अत्यधिक खतरनाक चीजें बनाईं। शायद किसी दिन इनमें से कुछ हरफोर्ड की इन्वेंट्री में होंगे, जैसे एक्सोस्केलेटन और झूठे नेक्सस, या शायद रेफेसा उन्हें बेकार प्रोजेक्ट समझकर उन्हें छोड़ देगी। कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था और उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। यहाँ रेफेसा ने उस विशाल प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज छिपी हुई थी। मैग्नस ने गेट के पास आते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह गेट के सामने खड़ी हुई, रेफेसा उसके हाथों से कूद गई, जिससे कई स्कैनरों ने यह पुष्टि कर ली कि वह वही है, और उसे अंदर जाने दिया गया। क्रैकल, उसी क्षण द्वार खुला और चौड़े पंखों वाली एक लंबी, नुकीली वस्तु प्रकट हुई। नेसा की आंखें बड़ी हो गईं और उसके पूरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। क्या यह एक उन्नत लड़ाकू विमान है? नेसा ने अपना सिर झुकाकर यह समझने की कोशिश की कि यह क्या है। नहीं, ये कुछ और है। यह SH-01 या BH-01 जैसा कुछ नहीं है। रुको, ये लड़ाकू विमान का एक बिल्कुल अलग मॉडल है। रेफेसा ने आगे बढ़ते हुए अपनी नज़र ऊपर उठाते हुए और अपनी रचना को देखते हुए शांति से सिर हिलाया। ये लड़ाकू विमान उनके द्वारा बनाए गए सबसे स्थिर और सिद्ध डिज़ाइनों में से एक था, जो पूरी तरह से चालू और उपयोग के लिए उपयुक्त था, यहाँ तक कि युद्ध के उद्देश्यों के लिए भी।
यह XH-01 है, रेफेसा ने राजसी अंदाज में कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए। उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। ये लड़ाकू विमान SH-01 से थोड़ा बड़ा था, लेकिन काफ़ी लंबा, बड़ा तथा नुकीले पंखों वाला था। SH-01 में केवल 2 इंजन थे, जो लड़ाकू विमान के आकार और वायुगतिकी के साथ मिलकर इसे अपनी अविश्वसनीय गति तक पहुंचने में सक्षम बनाते थे। BH-01 में भी 2 इंजन थे, वे बड़े थे लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं थे, और BH-01 खुद SH-01 की तुलना में अतिरिक्त भारी था। XH-01 में 6 इंजन थे, जिनकी शक्ति से ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाकू विमान प्रज्वलित होते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन रेफेसा इस समस्या पर काबू पाने में सक्षम था। कैसे? कठोर मिश्रधातुओं, उसके प्रतिभाशाली दिमाग और राक्षसी भागों की मदद से जो इस उड़ने वाली मशीन में समा गए थे। चलो अंदर चलो, तुम यहाँ से सीधे उड़ जाओगे, रेफेसा ने शांति से कहा, नेसा को घूरते हुए। नेसा ने कई बार पलकें झपकाईं, उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बात कर रही है। लेकिन मैं लड़ाकू विमान उड़ाना नहीं जानता, मुझे एक पायलट की जरूरत है। रेफेसा खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह मूर्ख लड़की, तुम्हें पायलट की जरूरत नहीं है, कम से कम हमारे जैसे सरल प्रक्षेप पथ के लिए तो नहीं। XH-01 को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, तुम पायलट के बिना भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। नेसा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। नल, मैग्नस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये लड़ाकू विमान आपको एक से ज़्यादा बार आश्चर्यचकित कर सकता है। रिमोट कंट्रोल क्षमता इसकी विशेषताओं में से एक है। नेसा ने अनिश्चित कदमों से XH-01 में कदम रखा। वह पहले भी कई बार SH-01 लड़ाकू विमानों पर सवार हो चुकी थी, जब उसने गुप्त रूप से डेडलैंड्स में मिशनों में भाग लिया था। लेकिन XH-01 तो कुछ और ही था। इसके अंदर नीले तरल पदार्थ के विशाल टैंक भरे हुए थे, वे दीवारों के पास थे और उनसे निकली नलियां कहीं और नीचे चली गई थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे इंजन तक गई थीं और तरल पदार्थ किसी और चीज़ के लिए था। अच्छा नेसा, इस मिशन के लिए मुझे अपना ऑपरेटर मान लो। इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझो, क्योंकि तुम कोई प्रेत भी नहीं हो, रेफेसा ने शांति से कहा। नेसा ने उसकी बातों पर बहुत ही भौहें सिकुड़ते हुए सिर हिलाया। इस बार वह चुप नहीं रहने वाली थी। हाँ, मैं कोई फैंटम नहीं हूँ, लेकिन मैं स्नो फॉलोअर और कई अन्य राक्षसों को आसानी से हरा सकती हूँ, जिनके खिलाफ ज्यादातर K1 फैंटम कुछ नहीं कर सकते। और तुम कोई ऑपरेटर भी नहीं हो, नेसा ने आत्मविश्वास से कहा। रेफेसा की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि नेसा उसे इतनी हिम्मत से जवाब दे पाएगी। वह नाराज नहीं थी, बल्कि हैरान थी। मैग्नस ने अपनी संकुचित आंखों से बड़ी मुस्कान बिखेरी, जो कुछ हुआ था उससे वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। हे, हालांकि हमारा खून अलग है, फिर भी वह मेरी बेटी है। रेफेसा, मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। अगर तुम अपनी उंगली उसके मुंह में डालोगे तो वह तुम्हारा हाथ काट लेगी, और यह कोई रूपक नहीं है, वह सचमुच ऐसा कर सकती है। हालांकि रेफेसा इस स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेने वाला आसान व्यक्ति नहीं था। पफट, मैं ऑपरेटर से बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा होशियार और ज़्यादा रचनात्मक हूँ। लेकिन आपको मुझसे सिर्फ जोड़ एक अंक मिला है, आप गर्व कर सकते हैं, रेफेसा ने शांति से कहा, अपने हाथों को कंट्रोल पैनल की ओर बढ़ाते हुए। इससे पहले कि नेसा कुछ कह पाती, लड़ाकू विमान के इंजन चालू हो गए और उसके नीचे का प्लेटफॉर्म भी चालू हो गया। इस आश्चर्य से नेसा का संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने समय रहते अपने पैर पर पैर रख लिया और अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म ने लड़ाकू विमान को दूसरे हैंगर में ले जाकर एक विशेष एलिवेटर पर चढ़ाया, जो एक विशाल मिसाइल को लॉन्च करने के लिए शाफ्ट जैसा था। पायलट की सीट पर बैठो और उड़ान का आनंद लो। दूरी और गति को देखते हुए आप केवल 5 मिनट और 35 सेकंड में फ्यूम कैथेड्रल पहुंच जाएंगे, रेफेसा ने कहा, जबकि लड़ाकू विमान आयरन ऑब्जर्वेटरी के पीछे के विस्तृत क्षेत्र में चला गया। इसके बाद XH-01 के नीचे 2 अतिरिक्त छोटे ऊर्ध्वाधर इंजन सक्रिय हुए, जिससे लड़ाकू विमान आसानी से जमीन से ऊपर उठ गया। शुभकामनाएं, जब आप फॉलन क्रिप्ट तक पहुंचेंगे तो यह और भी मुश्किल होगा। प्लेग रीपर ने सुनिश्चित किया कि कोई भी वहां न पहुंच सके, लेकिन आप XH-01 में सुरक्षित हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, रेफेसा ने आत्मविश्वास से बटन दबाते हुए कहा। नेसा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक पूरा XH-01 जोर से हिला, फिर एक नीले धुएं के साथ एक काले फ्लैश में बदल गया, जिसने तुरंत ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। एक जोरदार ताली बजाई और आयरन वेधशाला के ऊपर हवा का एक छल्ला छोड़ दिया। इतनी तेज गति से नेसा चौंक गई। वह अपनी कुर्सी पर फंस गई थी, उसे लग रहा था कि इस दबाव से उसकी हड्डियां किसी भी समय टूट सकती हैं। खैर, यह अचानक गति में वृद्धि के कारण एक भ्रम था। XH-01 अंदर से सुरक्षित था और जब तक कोई विंडशील्ड से आगे नहीं देख रहा था, तब तक उसकी गति का उतना एहसास नहीं होता था। रेफेसा ने सुनिश्चित किया कि अगर ज़रूरत हो तो इस लड़ाकू विमान को एक पायलट उड़ा सकता है, यानी एक साधारण इंसान, कोई फैंटम नहीं।
अरे, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? मेरा मतलब है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन प्लेग रीपर से निकलने वाली काली हवा विमान की प्लेटों के बीच से होकर अंदर जा सकती है। भले ही नेसा इससे मर न जाए, लेकिन वह बेहोश हो जाएगी और गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। मैग्नस ने गंभीरता से पूछा। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस पूरे मिशन को जल्दी से पूरा कर लिया, लेकिन अगर उसे नेसा की सुरक्षा के बारे में यकीन नहीं होता तो वह मिशन को रद्द कर देता। जब तक वह फॉलन क्रिप्ट तक नहीं पहुंच जाती, तब तक रेफेसा अभी भी XH-01 को आयरन ऑब्जर्वेटरी में वापस लाने के लिए मोड़ सकता था। रेफेसा ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, काली हवा XH-01 को छू भी नहीं पाएगी। इस लड़ाकू विमान के अंदर की कलाकृति इसी काम के लिए है। तकनीक के अंदर एक कलाकृति? क्या? मैग्नस ने खुद से कहा। उसे यकीन नहीं था कि उसने सब कुछ सही सुना है। लड़ाकू विमान के अंदर की कलाकृति? हाँ, मैंने उसे पहले कभी XH-01 की उस विशेषता का उपयोग करते नहीं देखा। यह उत्सुक करने वाला है। मैग्नस बुरी तरह से हंसने लगा, फिर उसने बड़ी मुस्कान के साथ रेफेसा की ओर देखा, जो एक कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ नेसा की उड़ान को देख रहा था। क्रैकल। मैग्नस और नेसा के आयरन ऑब्जर्वेटरी पहुंचने से कुछ मिनट पहले प्लेग रीपर की इच्छा से फ्यूम कैथेड्रल के अंदर फंसे अंतिम राक्षस का सिर ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गया। तो क्या योजना है? कैटरीन ने संकुचित आंखों से चारों ओर देखते हुए पूछा। प्लेग रीपर द्वारा नरसंहार कई मिनट तक जारी रहा। फ्यूम आर्मर्स की तलवारों ने दर्जनों राक्षसों को मार डाला और कोई भी जीवित नहीं बचा। निश्चित रूप से वे हल्के पीले रंग के खतरे वाले राक्षस थे और उन्होंने जवाबी हमला किया, लेकिन वे केवल 3 फ्यूम आर्मर्स को ही मार पाए, जबकि उनकी संख्या 20 से अधिक थी। मैं अब भी इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें यहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए। ऑस्कर ने साइड गेट की ओर देखते हुए अपना हाथ घुमाया। ऑस्कर ने अपनी तलवार उधर तान दी। यदि हम सभी एक साथ हमला करें तो हम निश्चित रूप से उन्हें नष्ट कर सकते हैं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। एरला और लेरो ने एक दूसरे को अनिश्चितता से देखा। वे अभी भी ऑस्कर के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार वह उनका नेता था। हालांकि उनके दस्ते के आखिरी सदस्य ने बहुत पहले ही पक्ष बदलने का फैसला कर लिया था, यह महसूस करते हुए कि ऐसी गंभीर स्थिति में एक नेता के रूप में ऑस्कर बेकार था। नहीं, ओसाना ने घमंड से आंखें घुमाते हुए कहा। क्या? ऑस्कर ने आक्रोश से कहा। हमें ये तब करना था जब फ्यूम आर्मर्स राक्षसों को मारने में व्यस्त था। हालांकि अगर आपने इसे पहले करने का फैसला किया होता तो भी मैं मना कर देता। यह एक बेकार योजना है। ऑस्कर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। तो क्या करें? कदम। एडम आगे बढ़ा और प्लेग रीपर की ओर बढ़ गया। मेरा मतलब है, ये स्पष्ट है। हमें लड़ना होगा और उसकी शांत निगाहों को चिंता और मौत के डर से भरना होगा। एडम ने अपनी सुई प्लेग रीपर पर निशाना साधी, जो सिंहासन के सामने खड़ा था। इस समय कैटरीन की नज़र ऊपर की ओर गई, क्योंकि स्कारलेट पायरोमैंसर अभी भी फ्यूम कैथेड्रल की छत के नीचे बीम पर छिपा हुआ था। वह अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था, छाया में घुल मिल गया और इस जगह को छोड़ने से पहले इस संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कैटरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने होंठ को जोर से काट लिया, लगभग खून बहने लगा। अपने पहले के शब्दों के बावजूद अपने लक्ष्य को पूरा करने और अपने जीवन को बदलने की उसकी इच्छा अभी भी कहीं नहीं गई थी। कदम, कदम, कदम। प्लेग रीपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम चारों ओर गूंज रहे थे, जिससे उन सभी में भय और आतंक पैदा हो रहा था, जो सबसे शक्तिशाली पर्पल थरेट राक्षस के साथ घातक लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। अब कोई बाधा नहीं बची थी। सभी राक्षस मर चुके थे। जो राक्षस फ्यूम कैथेड्रल के बाहर रह गए थे, वे अंदर नहीं जा सकते थे और इस गौतिक इमारत से निकलने वाली भयानक आभा से बहुत डर गए थे। कैटरीन ने स्कारलेट पायरोमैंसर पर एक आखिरी नज़र डाली और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी उनसे स्कारलेट पायरोमैंसर को मारने में मदद की मांग नहीं कर सकती, यह असंभव है। पहले हमें उससे निपटना होगा। कैटरीन ने प्लेग रीपर को गौर से देखते हुए सोचा। प्लेग रीपर की मात्र मुद्रा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थी कि उसे अपनी शक्तियों पर कितना भरोसा था, लेकिन ऑस्कर, एला और लेरो के विपरीत, जो उसके प्रभाव से भयभीत और लीन थे, कैटरीन को कोई डर महसूस नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि प्लेग रीपर एक असामान्य राक्षस था। इसके अलावा यह एक क्राउन प्रकार था, जो लड़ाई में अपनी शक्ति दिखाता था, विशेष रूप से बंद क्षेत्रों में। ठीक है, हालांकि ये तीनों हमसे कमज़ोर हैं, लेकिन मैं, ओसाना और एडम प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। एडम ने एसेंस थंडर डेमन टॉप 2 को हराया, इसलिए सपोर्ट के साथ टॉप 1 से लड़ना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? कैटरीन समय समय पर एडम और ओसाना को देखते हुए सोचती रही। और ओसाना, वह कुतिया दूसरों की तरह आसान नहीं थी। मुझे ये स्वीकार करने में नफरत है, लेकिन एक समर्थन के रूप में वह निश्चित रूप से मुझसे बहुत बेहतर है। इसके अलावा उसकी सांप जैसी निगाहों से यह स्पष्ट है कि वह कुछ छिपा रही है। उसके पास एक तुरुप का पत्ता है।
एडम आगे बढ़ा, उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि प्लेग रीपर गंदी चाल चलेगा। लेरो और एरला ने उत्सुकता से फ्यूम आर्मर्स की तरफ देखा, उन्हें लगा कि वे जल्द ही पीछे से उन पर हमला करेंगे। हालांकि जब तक प्लेग रीपर आदेश नहीं देता, फ्यूम आर्मर्स फ्यूम कैथेड्रल के दूरदराज के हिस्सों में छाया के साथ घुलते मिलते स्थिर खड़े रहेंगे। इसके अलावा यदि प्लेग रीपर वास्तविक खतरे में भी हो तो फ्यूम आर्मर्स तब तक उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे जब तक कि प्लेग रीपर आदेश न दे। लेरो, एरला और अन्य लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन एडम को एहसास हो गया कि प्लेग रीपर किसी भी तरह से उनके युद्ध में फ्यूम आर्मर्स का उपयोग नहीं कर सकेगा। एडम ने मुस्कुराते हुए अपनी सुई प्लेग रीपर की ओर तान दी। उन राक्षसों से मुझ पर और मेरे साथियों पर हमला करवाना तुम्हारे जैसे महान योद्धा के लिए वास्तव में अपमानजनक होगा, है न? एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे क्राउन टाइप राक्षसों की प्रकृति का पता था। क्राउन टाइप्स को अपने चरम रूप में आने और एक विशेष समूह के प्राणी बनने के लिए कई लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि एक सभ्य लड़ाई का क्या मतलब है और वे इससे कैसे अधिक से अधिक लाभ उठाकर और भी अधिक मजबूत बन सकते हैं। प्लेग रीपर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वह बस आगे बढ़ता रहा, एडम को ध्यान से देखता रहा जैसे कि वह उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा लग रहा था कि प्लेग रीपर एडम को ही एकमात्र असली खतरा मानता था और उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। कदम, प्लेग रीपर का पैर जमीन पर पड़ा और उसकी आकृति कांप उठी, 1 सेकंड बाद गायब हो गई और पीछे केवल काली धुंध का एक गुबार रह गया। लेरो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसके सामने खड़े विशालकाय व्यक्ति की छाया उस पर पड़ी, जिसकी शांत निगाहें उसे एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं लग रही थीं, जो उसके पैरों के नीचे हलचल कर रहा था। इससे पहले कि लेरो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, प्लेग रीपर की मुट्ठी उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी और अपने साथ हवा और विस्फोटक शक्ति की धाराएं ला रही थी जो उसकी खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम थी। बाम, लेरो के सामने एक और आकृति प्रकट हुई जिसके शरीर में बिजली के झटके दौड़ रहे थे और उसकी छाती पर एक लाल जादुई चक्र चमक रहा था जो उसके शरीर के चारों ओर कुंडलित जड़ों को शक्ति प्रदान कर रहा था। जल्दी से देखते हुए एडम ने अपनी हथेली को प्लेग रीपर के प्रहार के नीचे रख दिया तथा गति की शक्ति को कम करने के लिए अपने हाथ को अपने पेट पर दबाया। धमाका, आघात तरंग एडम के शरीर से होकर गुजरी, जिससे उसके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी सिकुड़ गई और उसे प्लेग रीपर की संकेंद्रित शारीरिक शक्ति का एहसास हुआ। अरे, इतने सारे सुदृढ़ीकरण के बाद भी और इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पास एक ब्लॉक तैयार करने के लिए पर्याप्त समय था, मैं मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। एडम ने अपनी नज़रें नीची करने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। पत्थर के फर्श पर 2 काली रेखाएं थीं जो काफ़ी छोटी थीं, केवल कुछ सेंटीमीटर लंबी, लेकिन इसका मतलब था कि प्लेग रीपर अपने मुंह से एडम को इतनी दूर तक ले जा सकता था। प्लेग रीपर ने अपनी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। एडम, अब करो, सिल्वाना ने जल्दी से कहा। एडम के पास सिल्वाना के शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एडम ने अचानक लेरो को पकड़ लिया और एक तरफ कूद गया, जैसे कि वह उसे किसी चीज़ से दूर रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्लेग रीपर अपनी सारी घातकता के बावजूद अभी हमला नहीं कर रहा था। तो फिर एडम लेरो को किससे बचा रहा था? होश! स्नाइपर राइफल की लंबी नली से एक सफ़ेद प्रक्षेपास्त्र निकला जो तेज गति से प्लेग रीपर की ओर आ रहा था, जिसकी निगाह अब एडम पर टिकी हुई थी। एरला अपनी निगाहों से प्लेग रीपर को जला रही थी। वह ऐसे खतरनाक राक्षस से लड़ने से डर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चुपचाप खड़ी रहने वाली थी। प्लेग रीपर के विपरीत, जो अकेला था, वे टीम में काम करते थे और उनके पास ऑपरेटर थे जिनकी मदद से वे शीघ्रता से कार्ययोजना बना सकते थे और उसे जीवन में बदल सकते थे। 1 सेकंड पहले प्लेग रीपर को यह भी एहसास नहीं था कि एरला कुछ करने की योजना बना रहा है। वह एडम पर हमला करना जारी रखने वाला था, लेकिन अब एक शक्तिशाली प्रक्षेप्य उसकी ओर बढ़ रहा था जिससे बचना असंभव लग रहा था। सीटी, हवा के झोंकों के बीच से एक बेहद तेज ब्लेड की तरह गुजरते हुए प्लेग रीपर की हथेली हरकत में आ गई। इससे पहले कि वह अपनी हथेली को वार के नीचे रखता, एक काली धुंध ने उसके सफ़ेद पट्टीदार हाथ को ढक लिया। एक ही पल में प्लेग रीपर ने अपनी बांह को तेजी से झटका, प्रक्षेप्य को अपनी हथेली पर घुमाया और उसे अपना मार्ग बदलने पर मजबूर कर दिया। उसकी हथेली पर लगी कुछ पट्टियां फट गईं, जिससे उसकी पीली त्वचा दिखने लगी जहां खरोंच रह गई, लेकिन खतरा टल चुका था। एडम और बाकी सब की आंखें चौड़ी हो गईं, वे अविश्वास से प्लेग रीपर को देख रहे थे मानो उसने कोई असंभव काम कर दिया हो। बकवास, वह क्या था? कैटरिन ने अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए कहा। उस प्रक्षेप्य को कम से कम उसके चेहरे को चीर देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अपनी हथेली से फेंक दिया। उसने तो बस एरला की क्षमता को प्रतिबिंबित किया। उसी समय एक सफ़ेद प्रक्षेप्य, जिसका प्रक्षेप पथ बाधित था, फ्यूम कैथेड्रल के कोने पर पहुंच गया। शॉकवेव के कारण हवा का तेज झोंका आया और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग उड़ गए, इससे पहले कि सफ़ेद लपटों के विस्फोट ने पूरे फ्यूम कैथेड्रल को हिलाकर रख दिया। आग की लहरें चारों ओर फैल गईं, विस्फोट से बने चौड़े छेद से तेजी से बाहर निकल गईं। बम!
बम बम, कुछ पत्थर के टुकड़े नीचे गिरे जिससे ठंडा फर्श टुकड़ों में बिखर गया और चांदनी अंदर आने लगी। ये सब नहीं है। ऑस्कर की उत्साही आवाज ने क्षणिक मौन को तोड़ दिया। वह प्लेग रीपर के बगल में प्रकट हुआ और अपनी तलवार को म्यान में डाल लिया, जो पहले से ही प्रकाश ऊर्जा से संपन्न थी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, जमीन से कई नुकीली कांटों वाली जड़ें निकलीं, जिन्होंने प्लेग रीपर को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, केवल एक पल के लिए, लेकिन ये पर्याप्त लग रहा था। मरो, ऑस्कर ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, जो पहले से ही प्लेग रीपर की गर्दन के करीब थी। तभी प्लेग रीपर का कोट, जो सादे पुराने कपड़ों जैसा दिखता था, एक जीवित प्राणी की तरह हिलने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेग रीपर एक राक्षस था, वह अभी भी एक बैंगनी खतरा राक्षस था और ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से के 3 फैंटम को भी हरा सकता था। प्लेग रीपर और उससे पहले के फैंटम एक ही स्तर पर थे और एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन थे। गोल्डन लाइट स्क्वाड और खास तौर पर एडम साधारण के 1 फैंटम नहीं थे, और न ही प्लेग रीपर कोई शक्तिशाली राक्षस था। प्लेग रीपर उन सभी को एक ही हमले में नहीं मार सकता था या अपनी आभा से उनकी हड्डियां नहीं तोड़ सकता था, वह इतना सर्वशक्तिमान नहीं था। इस प्रकार उनके हमले प्लेग रीपर के लिए खतरनाक थे। यही कारण है कि उसने एला के वार को रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसका हमला लक्ष्य पर लगा तो क्या होगा। और ऑस्कर की विशाल तलवार, जो उसके द्वितीय नेक्सस गुण से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा से सशक्त थी, एक वास्तविक खतरा थी जो एक ही वार में प्लेग रीपर का जीवन समाप्त कर सकती थी। कुछ ही सेकंड में ऑस्कर की तलवार प्लेग रीपर की गर्दन में घुस गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। क्या प्लेग रीपर ने ऐसा होने दिया होगा? बिल्कुल नहीं। कैटरीन की जड़ें प्लेग रीपर को एक स्थान पर जकड़े हुए थीं। किसी भी अन्य स्थिति में वह उन्हें बहुत तेजी से नष्ट करने में सक्षम होता, लेकिन अब उसके पास कुछ सेकंड भी नहीं थे। कांपना कांपना कांपना, प्लेग रीपर का कोट जोर जोर से हिलने लगा, जिससे पता चला कि जिस सामग्री से कोट बनाया गया था वह कपड़ा नहीं था, बल्कि कुछ अधिक जटिल और भयावह चीज थी। होश! प्लेग रीपर ने अपना हाथ घुमाया, अपना कोट उठाया और दाहिने हिस्से को ढक दिया जहां ऑस्कर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कोट को हमले के नीचे रखकर ऑस्कर के हमले से खुद को बचाने जा रहा था। लेकिन यदि प्लेग रीपर के पास केवल काली हवा और प्रभावशाली शारीरिक शक्ति होती, तो वह शीर्ष एक राक्षस नहीं बन पाता। शिकार को खाने से पहले पिरान्हा की तरह दांत पीसने जैसी आवाज आ रही थी। तभी काले कोट से कई सफेद दांतों और 4 लंबे नुकीले दांतों वाला एक भयानक जबड़ा निकला। एक लंबी लाल जीभ स्वादिष्ट भोजन की प्रत्याशा में इधर उधर हिल रही थी। ऑस्कर की आंखें चौड़ी हो गईं। स्नैप! जबड़े ने ऑस्कर के बाएं हाथ को पूरी तरह से जकड़ लिया, जिससे उसका कवच टूटकर नष्ट हो गया और उसके नुकीले दांत उसके मांस में गड़ गए। ऑस्कर के शरीर में फैल रहे तेज प्रज्वलित दर्द के बावजूद उसके दिमाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सचमुच सदमे में था, ये समझने में असमर्थ था कि चीजें इस हद तक कैसे पहुंच गईं। क्रैकल! जबड़ा तेजी से घूमा, ऑस्कर के मांस को चीरता हुआ और उसकी हड्डियां तोड़ता हुआ। फिर जबड़े ने उसकी बांह को निगल लिया, कोट पर वापस आ गया और प्लेग रीपर के खिलाफ दबाव डाला। ऑस्कर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी बांह पर खुले घाव से फर्श पर पड़े लाल रंग के गड्ढे पर नजर डाली और अपनी तलवार को देखा, जो अभी भी ऊर्जा से भरी हुई थी। ठीक है, मैं अभी भी हमला कर सकता हूं। अगर उसने मेरा हाथ लिया तो मैं उसका सिर ले लूंगा, ऑस्कर ने मन ही मन कहा और अपना हमला जारी रखने वाला था। वह गंभीर रूप से कमजोर हो चुका था, उसे अपनी तलवार एक हाथ से पकड़नी पड़ती थी, लेकिन जब वे एला और कैटरीन के साथ इस योजना पर आए तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह प्लेग रीपर पर हमला करेगा। अब उसके पास वह इच्छाशक्ति थी जो उसने शुरू की थी, उसे जारी रखने के लिए थी। कांपना कांपना कांपना, प्लेग रीपर का कोट कांप उठा और उसमें से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी, जो प्लेग रीपर के हाथ की ओर बढ़ रही थी। यह ऊर्जा उसके कोट को ऑस्कर की बांह को निगलने के बाद मिली थी और अब प्लेग रीपर इस शक्ति को उसके मूल मालिक को लौटाने के लिए तैयार था। उफ! प्लेग रीपर ने भारी सांस के साथ गहरी सांस ली और फिर अपनी मुट्ठी ऑस्कर के पेट में घुसा दी। उसकी मुट्ठी, जो सफ़ेद पट्टियों में लिपटी हुई थी और घनी लाल ऊर्जा से भरी हुई थी, जो उसे रक्त की तरह घेरे हुए थी, ऑस्कर के कवच से टकराई और उसे कागज के टुकड़े की तरह कुचल दिया। इस टक्कर से एक जोरदार झटका लगा, जिसके बाद एक हवा का घेरा बना और चारों ओर जोरदार आवाज फैल गई। कवच टूट गया, ऑस्कर की हड्डियां टूट गईं, उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और उसके आंतरिक अंगों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तभी एक स्पंदन ऑस्कर के पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे उसके पैर जमीन से उखड़ गए और वह भागने लगा। बाम! ऑस्कर फ्यूम थ्रोन के पीछे खाली दीवार से टकराया, उसके गिरे हुए शरीर से दूर ठंडे पत्थर में एक दरार फैल गई। मलबे के कुछ टुकड़े फर्श पर गिरे, लेकिन ऑस्कर नहीं, उसके हाथ और पैर दीवार में ऐसे फंस गए जैसे उसे कीलों से ठोंक दिया गया हो। अचानक प्लेग रीपर ने पीड़ा से भरे चेहरे के साथ खून का थक्का थूका और फिर अपने दाहिने हाथ को देखा, जिसकी पट्टियां एक शक्तिशाली प्रहार से फट गई थीं।
मैं समझ गया। एडम ने प्लेग रीपर की प्रतिक्रिया का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वह मुक्का अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन वह अपने अजीब कोड का उपयोग अक्सर नहीं कर पाएगा। एडम ने प्लेग रीपर के कोड पर नज़र डाली, जिसका जबड़ा पहले ही गायब हो चुका था। ऐसा करने के लिए उसे कोड को किसी के मांस को अवशोषित करने, उसकी ऊर्जा को उसमें स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, और प्लेग रीपर हमला करेगा, उस शक्ति को जारी करेगा, लेकिन विनाशकारी दबाव का भी सामना करेगा। यदि वह लगातार कई बार ऐसा करता है तो प्रतिक्षेप उसके शरीर को नष्ट कर देगा। एडम और अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि प्लेग रीपर के पास इतना खतरनाक तुरुप का पत्ता है, लेकिन जब तक मौका मिला उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जितना संभव हो सके उतना जानने की कोशिश की। कदम प्लेग रीपर आगे बढ़ा, लेकिन वह एडम या अन्य लोगों की ओर नहीं बल्कि ऑस्कर की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। ऑस्कर की विशाल तलवार उसके पैरों के पास पड़ी थी। उसने हथियार पर एक त्वरित नज़र डाली और आसानी से उसे एक हाथ से उठा लिया। वह क्या कर रहा है? लैरो कांपती आवाज में बुदबुदाया। उसने देखा कि प्लेग रीपर पीछे की ओर झुका और अपनी तलवार खींचकर फेंकने लगा, जैसे कोई भलाधारी अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने के लिए तैयार हो। नहीं, एडम ने बिजली की चमक में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रैकल प्लेग रीपर के पैरों के नीचे एक टूटे हुए पत्थर के मंच से उसने विशाल तलवार को हवा के प्रवाह के बीच से सीधे ऑस्कर की ओर फेंका। ऑस्कर की आंखें ऊपर उठीं, ये देखकर कि उसकी अपनी तलवार ही उसकी जान लेने वाली थी। भाड़ में जाओ, क्या ये सचमुच मेरा अंत है? ऑस्कर ने बुदबुदाया, इससे पहले कि उसकी आंखों में तलवार से टकराती हुई सफ़ेद चमक प्रतिबिंबित होती। हुश! सफ़ेद प्रक्षेप्य तलवार से टकराया, जिससे सब कुछ चमकीला हो गया और तलवार सक्रिय रूप से घूमने लगी तथा आवेग को अवशोषित करने की कोशिश करने लगी। ऑस्कर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी तलवार खतरनाक तरीके से दीवार में घुसने से पहले उसके करीब आ गई थी। चौड़ी ब्लेड ठंडे पत्थर में गहराई तक चली गई, जो ऑस्कर के चेहरे के ठीक बगल में थी, जिससे उसके गाल पर एक लंबी खरोंच बन गई। अरे यार! ऑस्कर ने घुटन भरी सांस ली, उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अपने जीवन में वह कभी मौत के इतने करीब नहीं आया था। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़कर प्लेग रीपर को गौर से देखा, जिसने आगे कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। मैं समझता हूँ, ये देखते हुए कि उसने तलवार फेंकी और ऐसी चाल चली, वह यहीं और अभी ऑस्कर को मारना चाहता था। हालांकि वह कुछ नहीं करता, जिसका मतलब है कि उसके शस्त्रागार में कोई दूर से हमला करने वाला हथियार नहीं है। हाँ, एरला ने जोरदार तरीके से कहा, अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके एक चमकदार मुस्कान के साथ। हो सकता है कि यह उतना आसानी से न हुआ हो जितना उसने योजना बनाई थी, लेकिन वह तलवार की दिशा बदलने और ऑस्कर को बचाने में सक्षम थी। ऑस्कर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि एरला के वार को ध्यान में रखते हुए भी तलवार ने उसके सिर को छेद दिया था। उसका जिंदा रहना सिर्फ किस्मत की बात थी, क्योंकि प्लेग रीपर का वार बेदाग था। नहीं, मैंने कहा कि यह बेकार है, लेकिन फिर भी वे मुझे इस हमले को आजमाने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। और आखिर में क्या हुआ? उस राक्षस ने बस मेरा हाथ खा लिया और मुझे दीवार से चिपका दिया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपनी मौजूदा हालत में अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाऊंगा। ऑस्कर की नज़र एरला पर गई, लेकिन उसकी नज़र उस पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी और वह जल्दी से प्लेग रीपर की ओर गया, जो दीवार में बंद ऑस्कर को चिढ़कर देख रहा था। वह सिर्फ एक है और वह पहले ही गोल्डन लाइट स्क्वाड के किसी व्यक्ति को मार चुका है, उसने मुझे भी मार डाला है। ऑस्कर ने मन ही मन सोचा, जबकि उसकी आंखें और भी ज्यादा डर से भर गई थीं। हाँ, मुझे भागना होगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मुझे यहाँ से निकल जाना होगा। प्लेग रीपर, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एला, बहुत बढ़िया काम, लैरो ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। लेकिन ओस्नाना और कैटरीन में इन दोनों जैसा उत्साह नहीं था। अरे, शारीरिक रूप से मजबूत होने और अपनी सांस से ही मार डालने के अलावा उसका कोट एक जीवित हथियार है। यहाँ क्या चल रहा है? कैटरीन ने अपने दांत पीसते हुए भारी भौहें सिकुड़ीं। फिर उसने ऊपर छिपे स्कारलेट पायरोमेंसर पर एक और नज़र डाली। ओसाना ने सिर हिलाया। हाँ, इसके अलावा हमें अभी भी नहीं पता कि वहाँ क्या है। ओसाना ने फ्यूम थ्रोन के बगल में रखे भारी ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहा। प्लेग रीपर उस ताबूत को अपनी पीठ पर लाद कर फ्यूम कैथेड्रल आया था, लेकिन चूंकि उसने उसे भारी बोझ के रूप में फर्श पर गिरा दिया था, इसलिए उसने अभी तक अपने गुप्त हथियार को एक बार भी नहीं छुआ था। ठीक है, अब जब हमने ऑस्कर को खो दिया है तो आपको अपना काम ठीक से करना होगा। ओसाना ने एडम और एरला की ओर देखते हुए आत्मविश्वास से कहा। एरला और एडम ने एक दूसरे की ओर देखा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और आक्रामक तरीके से एक साथ हमला करो। मैं, लैरो और कैटरिन तुम्हारी सहायता करेंगे। हम अब तुम्हें बढ़ावा नहीं दे सकते, लेकिन भले ही हम सहायक हैं, हम में से प्रत्येक के पास कम से कम एक हमला करने की क्षमता है। ओसाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें चमक उठीं। ओसाना ने पहले ही K1 फैंटम की 4 क्षमताओं में से 2 का इस्तेमाल कर लिया था,
इसलिए उसके पास अपने शस्त्रागार में केवल 2 ही बची थीं, जिनमें से एक उसका फर्स्ट ऑर्डर था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी यात्रा की शुरुआत से ही किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंटम एडम या ऑस्कर जैसा कोई था, जिनकी क्षमताएं दुश्मनों को मारने और क्षति पहुंचाने पर केंद्रित थीं, किसी भी फैंटम में आत्मरक्षा की क्षमता होनी चाहिए। कैटरीन एक स्पष्ट उदाहरण थी। हालांकि उसके 2 नेक्सस गुण दूसरों की मदद करने और उन्हें मजबूत करने पर केंद्रित थे, उसके पहले आदेश ने बहुत सारी जड़ों को तेज स्पाइक्स के साथ बुलाया। जरूर, ज्यादातर समय उसने जड़ों का इस्तेमाल किसी लक्ष्य को स्थिर करने के लिए किया, लेकिन वह कुछ राक्षसों को तेज जड़ों से छेद सकती थी। ओसाना भी ऐसी ही स्थिति में थी। वोश! उसकी हथेली के सामने एक गुलाबी नीली धुंध दिखाई दी, जो एक शांत भंवर की तरह धीरे धीरे उसके हाथ के सामने घूम रही थी। फिर पंखुड़ियों की एक धारा निकली, उनमें से कुछ नीले रंग की थीं, तेज किनारों और ब्लेड की तरह लंबी आकृति वाली, और गुलाबी पंखुड़ियां गोल और मुलायम थीं। जैसे ही ओसाना ने अपना हाथ हिलाया, गुलाबी पंखुड़ियां एडम, एरला, लैरो और कैटरीन की ओर आई, उनके पास मंडराते हुए उनके कंधों पर छोटे छोटे स्वर्गदूतों की तरह बैठ गईं, जो जरूरत पड़ने पर उनके घावों को भरने के लिए तैयार थे। नीली पंखुड़ियां ऊपर की ओर उठीं, तथा उनकी तीखी नोकें सीधे प्लेग रीपर की ओर लक्षित हुईं, जिसने ओसाना की क्षमता का आकलन करते हुए उसकी ओर केवल एक शांत दृष्टि डाली। गुलाबी पंखुड़ियां आपके घावों को ठीक कर सकती हैं, लेकिन केवल खरोंच या हल्के कट जैसे कमजोर घावों को, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, ये सिर्फ एक बोनस है। मेरे कौशल की मुख्य ताकत नीली पंखुड़ियों में है। ओसाना ने नाटकीय ढंग से अपनी हथेली नीचे करने से पहले आत्मविश्वास से कहा। दर्जनों पंखुड़ियां ब्लेड की बौछार की तरह प्लेग रीपर पर बरस पड़ीं। यद्यपि ये केवल ओसाना का प्रथम आदेश था, लेकिन उसकी ऊर्जा के स्तर को देखते हुए पंखुड़ियां प्लेग रीपर को घायल करने के लिए पर्याप्त मजबूत थीं, या यहाँ तक कि अगर कोई पंखुड़ी उसकी गर्दन या कंडरा को काट देती तो उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थीं। प्लेग रीपर ने उसे घूर कर देखा, उसे एक योग्य खतरा समझा, लेकिन उसने बचने की भी जहमत नहीं उठाई। होश! नुकसान से बचने की कोशिश करने के बजाय प्लेग रीपर ने अपना कोट घुमाया, जिससे उसके सामने का स्थान पूरी तरह ढक गया। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! नीली पंखुड़ियां प्लेग रीपर के कोट से टकराईं और ऐसे उछली जैसे किसी स्टील की दीवार से टकराए हों, जिसे वे पार करने में असमर्थ थे। हालांकि ओसाना के चेहरे पर केवल एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। अच्छा, जैसा कि मैंने सोचा था, वह काफी कमजोर और नश्वर है। हालांकि मुझे इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसने आसानी से ऑस्कर को हरा दिया और उसका हाथ फाड़ दिया। अगर हम एक भी गलती करते हैं तो हम में से एक की मौत हो जाएगी, ये पक्का है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा दस्ते से भी छोटे दस्ते के साथ हम शायद ही उसका मुकाबला कर पाएं। ओसाना ने अपने होंठ काटते हुए सोचा। ये पहली बार था जब एडम और कैटरीन ने ओसाना के चेहरे पर ऐसी भावना देखी थी। ओह, ऐसा लगता है कि अब वह अंततः ये बताने लगी है कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम है न? एडम ने सिर हिलाने से पहले मन ही मन कहा। खैर, ये निश्चित रूप से अच्छी खबर है। अब हम 5 हैं, लेकिन अगर एरला और मैं ये ठीक से कर सकते हैं तो हम प्लेग रीपर को मुश्किल स्थिति में डाल देंगे। कदम! एडम बिजली की चमक में बदल कर आगे बढ़ा। अभी भी एडम को अपने शत्रु के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, परंतु जो कुछ एडम को पता था वह उनकी जीत पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त था। एरला, हमला करो, ओसाना ने कहा, यह महसूस करते हुए कि एडम तुरंत हरकत में आ गया था। एरला ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके हाथ में ऊर्जा का एक बर्फ सफ़ेद गोला दिखाई दिया जो सक्रिय रूप से हिल रहा था। वह उस गोले का उपयोग उस तरह से कर सकती थी, लेकिन वह उसे अपनी स्नाइपर राइफल में, अपने नेक्सस में भी डाल सकती थी, जो उसने अगले ही सेकंड में कर दिया। गोला हथियार में घुस गया, सफ़ेद रेखाओं के रूप में स्नाइपर राइफल के नीचे चला गया, इससे पहले कि एरला ने ट्रिगर खींचा और गोली चला दी। थूथन से बाहर निकली गोली सामान्य से बड़ी थी और केवल कुछ मीटर उड़ने के बाद वह दर्जनों तेज और घातक गोलियों में विभाजित हो गई। जैसे ही वे प्लेग रीपर से टकराए, वे जोरदार ढंग से हिलने लगे। उनमें विस्फोटक शक्ति थी, क्योंकि वह एक सफ़ेद ज्वाला में नरक में समा गया था। कदम कदम कदम! एडम ने छलांग लगाई और स्वयं को प्लेग रीपर के सामने पाया, जो बराबर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसका सामना करने के लिए तैयार था। अपने शत्रु की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना एडम ने सुई को कसकर पकड़ लिया और उसे आगे की ओर धकेल दिया, ताकि प्लेग रीपर की छाती में छेद कर सके। प्लेग रीपर की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन एडम की सुई उसके सामने ही रह गई। चांदी की सुई उसके सीने के करीब आ गई, लेकिन एडम सिर्फ प्लेग रीपर के कोट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ने में कामयाब रहा। अरे, मैंने अन्य राक्षसों से लड़ते समय इस तरह की चीजें कई बार की हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मुझे इतनी आसानी से मात दी गई। एडम ने अपनी सुई की पकड़ बदलने से पहले और अपनी सुई को प्लेग रीपर पर गिराते हुए अपनी सुई को दाईं ओर इंगित किया। प्लेग रीपर ने एक हल्की, सहज भरी और फिर अचानक पीछे की ओर झुक गया, जिससे एडम की सुई उसकी नाक के ऊपर से निकल गई।
एक क्षण के लिए प्लेग रीपर की शांत आंखों में चांदी की सुई प्रतिबिंबित हुई, फिर उसकी जगह बिजली के झटके ने ले ली, जिसके बाद नंगी कसकर बंद मुट्ठी ने ले ली। ऐसा लग रहा था कि प्लेग रीपर को अब किसी अजीब तरीके से चकमा देना होगा। उसकी शारीरिक क्षमताएं शायद इसके लिए पर्याप्त थीं, लेकिन इसके बजाय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। बाम! एडम की मुट्ठी ने पूरी ताकत से प्लेग रीपर के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका सिर जमीन में धंस गया और ठंडी सख्त फर्श आसानी से टूट गई। पत्थर के टुकड़े ऊपर की ओर उड़कर अलग हो गए और दरारों के पास गिरे, जो टक्कर के स्थान से मकड़ी के जालों की तरह फैल गए। एडम, सावधान! एल्ला ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ कहा। अभी एडम ही उनकी जीत की मुख्य उम्मीद था, लेकिन एल्ला सिर्फ खड़ी होकर उसे अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। उसे कार्रवाई करनी थी। फिर एडम ने अपना सिर एक तरफ घुमाया तो उसे दर्जनों सफ़ेद प्रक्षेप्य दिखाई दिए। वे प्लेग रीपर की ओर तीरों की बौछार की तरह बढ़ रहे थे, जो ऊपर से उस पर बरसने वाले थे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमें पहली सफलता मिल रही है। एडम एल्ला के हमले को देखकर उत्साहित भाव से मुस्कुराया। इससे पहले भी एक बार जब वह ज़ेरा के दस्ते के साथ एक मिशन पर गया था तो उसने इसी तरह का हमला देखा था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए एल्ला का हमला कहीं अधिक शानदार और विनाशकारी लग रहा था। होश! एडम खतरे के क्षेत्र से बाहर निकलकर एक और चला गया। प्लेग रीपर अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसका सिर जमीन में दबा हुआ था और उसकी नाक से खून की एक बूंद धीरे धीरे उसकी पीली त्वचा पर बह रही थी। बर्फ सफ़ेद प्रक्षेप्य उसकी आंखों में रात के आकाश में तारों की तरह प्रतिबिंबित हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, जिससे प्लेग रीपर एक बार फिर मुस्कुरा उठा। क्रैकल! प्लेग रीपर ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, लेकिन क्रोध से नहीं, उसका हाथ एक निश्चित बिंदु तक समकोण पर चला गया। कांपना, कांपना, कांपना! धरती में एक सिहरन दौड़ गई जब प्लेग रीपर के बाईं ओर से एक पत्थर का मंच उभरा, जो उसकी मुट्ठी के प्रहार से सचमुच जमीन से नीचे गिर गया। बम, बम, बम! पहले गोले उसी प्लेटफॉर्म पर गिरे, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया और विस्फोट की सफ़ेद लपटें बाहर निकलने लगीं। प्लेग रीपर ने अपने कोट को चाबुक से मारा और फिर आगे छलांग लगाई, तभी सफ़ेद आग के बीच से एक काली चमक चमक उठी। क्या बकवास है! एल्ला ने अविश्वास में कहा, ये देखते हुए कि प्लेग रीपर तेजी से उसके प्रोजेक्टाइल से दूर भाग गया। हालांकि एल्ला के चेहरे पर जल्द ही एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके दूसरे आदेश से आए प्रोजेक्टाइल कोई साधारण प्रोजेक्टाइल नहीं थे। एक अधिक शक्तिशाली प्रोजेक्टाइल का हिस्सा होने के अलावा वे अपने मूल लक्ष्य का पीछा कर सकते थे। निश्चित रूप से प्लेग रीपर कुछ प्रक्षेप्यों को पत्थर के मंच पर टकराकर उनसे छुटकारा पाने में सक्षम था, लेकिन यह एल्ला के हमले का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। होश! इससे पहले कि प्रक्षेपास्त्र जमीन पर पहुंचते, उन्होंने अचानक अपना मार्ग बदल दिया और प्लेग रीपर की ओर बढ़ गए। प्लेग रीपर ने अपना सिर पीछे घुमाया और अपने कंधे के ऊपर से अपने मरे हुए पीछा करने वालों को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन एल्ला को उससे बस यही प्रतिक्रिया चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बहुत तेज है। एल्ला के प्रोजेक्टाइल उसे पकड़ नहीं सकते। लैरो ने कहा, एल्ला के हमले की सफलता के बारे में चिंतित होकर। प्लेग रीपर के पैर लैरो की नज़र में लगभग अदृश्य थे। वे दो परछाइयों की तरह दिख रहे थे जो केवल थोड़ा हिल रहे थे, जबकि वे वास्तव में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, जिससे प्लेग रीपर कुछ ही सेकंड में पूरे फ्यूम कैथेड्रल को पार कर गया। उसका सिलहूट उन स्तंभों के पास से गुजर गया जिनसे प्रक्षेप्य कभी कभी टकराते थे। वे प्लेग रीपर की तरह तेजी और चतुराई से अपना प्रक्षेप पथ बदलने में असमर्थ थे। हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह वाकई बहुत तेज है, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगी कि यह हमारे लिए कोई समस्या है। कैटरीन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। क्रैक, क्रैक, क्रैक! उसी क्षण जमीन और दीवारों से जड़ें निकलने लगीं, पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक, और घातक कांटेदार लताओं की तरह चारों ओर सब कुछ ढकने लगीं। भाई, इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन अगर मैं इस कमीने को एक सेकंड के लिए भी रोक सकूं, तो यह इसके लायक होगा। कैटरीन ने मन ही मन बुदबुदाया, जैसे उसकी निगाहें धुंधली पड़ गई हों और उसकी आंखों के नीचे थैलियां दिखाई देने लगी हों, जैसे वह बहुत दिनों से सोई न हो। प्लेग रीपर ने जड़ों से बचने की कोशिश करते हुए आगे छलांग लगाए। पहली बार जड़ों की नोकें उसके पैरों को पकड़ने में विफल रहीं, लेकिन दूसरी बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। क्लच! कई जड़ें प्लेग रीपर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं, तथा उसे एक स्थान पर रोके रखने की कोशिश कर रही थीं, या कम से कम ऐसा करने की कोशिश कर रही थीं। कदम, कदम, कदम! जड़ों की भीड़ से पूरी तरह बाध्य होकर प्लेग रीपर ने आगे बढ़ना जारी रखा, जिससे वे दबाव को झेलने में असमर्थ रस्सियों की तरह फट गए। कैटरीन ने घुटन भरी सांस ली। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि प्लेग रीपर के पैर कितने मजबूत होंगे, जबकि इतनी सारी जड़ें भी उसके खिलाफ कमज़ोर धागों से ज़्यादा कुछ नहीं थीं, जो जंगली जानवर को रोकने में असमर्थ थीं। लेकिन एल्ला के प्रक्षेप्य बहुत करीब थे। प्लेग रीपर एक सच्चे राक्षस की तरह दहाड़ता हुआ अपने हाथों से कैटरीन की जड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा।
कांटों ने उसके हाथों में चुभन पैदा कर दी, जिससे खून बहने लगा, लेकिन वह जो हासिल करने में कामयाब रहा, उसके लिए यह बहुत कम कीमत थी। अगले ही क्षण प्लेग रीपर काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया तथा एर्ला से बहुत पीछे जाकर रुक गया। अगली चीज जो एर्ला ने देखी वह थी उसकी अपनी ही प्रक्षेपास्त्रें उसकी ओर आ रही थीं। और अगर उसने ओस्कर को उसकी तलवार से बचाया, तो क्या कोई एर्ला को उसकी विनाशकारी शक्ति से बचा सकता है?